नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ तारिंद। अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां होंगी फिल्म कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 9 वर्षों से मैरीटाइम सेक्टर को सशक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है काम। अगले 25 वर्ष में विकसित भारत के लिए सरकार प्रतिबद्ध। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला। कानूनी मान्यता देना विधायिका के अधिकार के दायरे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को करेंगी सम्मानित। अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। चुनावी राज्यों में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के लिए चुनावी वचन पत्र किया जारी। भाजपा भी उम्मीदवारों की 5वीं सूची पर कर सकती है जारी। अमेरिका और इजराइल के बीच गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए बनी सहमति। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई मैराथन बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल का करेंगे दौरा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स की टीम होंगी आमने सामने। दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। तो सुर्खियों के बाद में सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का आज उद्घाटन किया। इसी के साथ 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुंबई में MMRDA मैदान में आगाज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दौरान 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें 18,800 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक के 300 से अधिक समझौते ज्ञापन MOU भी समर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नौवहन के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रयासों के जरिए हम अगले 25 वर्ष में देश को विकसित बनाएंगे। आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते 1 दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री पत्तन संपन्नता और प्रगति का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सरकार के काम से ये पत्तन अब लाभदायक साबित हो रहे हैं। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है।
लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार की तस्वीर बदल जाएगी। भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और दुनिया भारत को नई आकांक्षा की नजर से देख रही है। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले दशकों में भारत जहाज निर्माण के 5 शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड है। शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही नतीजा है कि भारत के समुद्री क्षेत्र ने वैश्विक समुद्री नेता बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। हमारे देश ने पिछले दशकों में वृद्धि और विकास का एक असाधारण जीवंत समय देखा है। It is under his visionary leadership that India's maritime sector has achieved remarkable feat and progressed swiftly towards becoming a global maritime leader. Our nation has witnessed an exceptionally vibrant phase of growth and development during the past decades. We have remained steadfastly committed to the guiding principle of perform, reform and transform, creating a dynamic shift in India's socio-economic landscape. और इस महत्वपूर्ण खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही हैं। श्यामा, इस समिट के लिहाज से बात की जाए तो दुनिया के कौन कौन से दिग्गज व्यक्ति या कहा जाए संस्थाओं के लोग आए हुए हैं, और जो मंथन होगा, जो पूरा एक समिट का जो तरीके से जो एजेंडा होगा उसका, और भारत की ब्लू इकोनॉमी का जो एक पूरा कोशिश है उसमें कैसे एक तालमेल बनेगा और भारत को इसका फायदा होता दिखाई पड़ेगा?
जी देखिए आरेंद्र, हम जिस तरीके से बात करते हैं कि पूरे विश्व का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ट्रेड का, वो समुद्र से जुड़ा होता है। ब्लू इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हिस्सा ट्रेड का या प्रॉस्पेरिटी का वो समुद्र से जुड़ा होता है। इस लिहाज से ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो है, इसका तीसरा श्रृंखला है, वो काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ पर 19 देशों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व आए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। जहाँ पर हम बात करें तो स्पेन, अफ्रीकन कंट्रीज से, कई सारे ऐसे डेवलप्ड नेशन से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं जो अगले 3 दिन में ये बात करेंगे कि किस तरीके से इस सेक्टर में, मैरीटाइम सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, नए नूतनीकरण कर सकते हैं और क्या इसमें कर सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। यहाँ पर आप पहले बता चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सारी अहम पॉइंटर्स यहाँ पे बताए हैं कि सिल्क रूट की उन्होंने बात की कि जिस तरीके से सिल्क रूट ने एक पूरा मैप चेंज किया पूरे विश्व का ट्रेडिंग करने का, उस हिसाब से भारत जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो भी जो ये प्रपोज्ड कॉरिडोर है, वो भी एक बहुत बड़ा मैप चेंज करने वाला है। ट्रेडिंग जिस तरीके से हमारे देश में होती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो ये होता है कि आप किस तरीके से समुद्र के रास्ते आप जो भी चीज़ें यूज़ करें उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे कम हो सके, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा भर दिया जा रहा है। और ना सिर्फ ये हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े जो जहाज़ जाते हैं उन सब की, बट कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होता है उन पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि कैसे उस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम किया जाए। साथ ही इंडिया के लिए लाइफ मिशन जो है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये भी काफ़ी अहम है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कही है कि ब्लू इकोनॉमी के जरिए हम ग्रीन इकोनॉमी को पा सकते हैं, यानी कि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसी तरीके से ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो है, डीकार्बनाइजेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, इन्वेस्टमेंट्स पे और आप जो भी बोले वो सभी चीज़ों के ऊपर में यहाँ पर चर्चा होगी। और 3 दिनों तक लगातार हम देखेंगे यहाँ पर कि जो बड़े बड़े MOUs है या इन्वेस्टमेंट्स है वो यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, वो ये जो समिट है वो ये जरिया बनेगा। आरेंद्र, श्यामा, बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख भी रहे हैं कि इस पे फोकस नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात पे जोर दिया कैसे जो कि कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, ढांचागत विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिहाज से कहा, सबसे सस्ता एक तरीके से जब हम वाटर के माध्यम से कोई लॉजिस्टिक भेजते हैं तो सबसे कम कॉस्ट उसी की आती है। भारत में अभी भी अन्य देशों के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है। भारत का वर्ल्ड जो पूरा ट्रेड है उस लिहाज से देखा जाए तो उसका हिस्सा भी काफ़ी कम है। आपको लगता है कि जिस चीज़ पे फोकस करने की बात पीएम कह रहे हैं उस तरीके से भारत का रोल इस मैरीटाइम पूरी इकोनॉमी में, ब्लू इकोनॉमी में बढ़े, उस लिहाज से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे दिखाई पड़ने वाला है? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, जो हमने पिछले 1 दशक में देखा है, वो काफ़ी एक वॉर फुट पे हुआ है। और क्योंकि हम पहले देखते थे जो जहाज़ जो आ रही हैं दूसरे कंट्री से, वो उनका टर्न अराउंड टाइम लगभग 2 दिन का होता था, अब वो है 1 दिन का हो गया है। तो टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो गया है। तो अगर टर्न अराउंड टाइम आपका कम होता है तो आपके पास में ज़्यादा जहाज़ आ सकती है, ज़्यादा आप माल ले सकते हैं, ज़्यादा माल आप भेज सकते हैं, तो उससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ा, इकोनॉमी भी बढ़ी, उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। उससे इसके अलावा जब हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग, सिल्टिंग, ये सभी जो चीज़ों का काम है उस पर भी काफ़ी फोकस हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ सामान को यहाँ से वहाँ भेजना सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, इसके ज़रिए कई सारे जो अहम जो मुद्दे जुड़े हुए हैं उन सभी पर भी यहाँ पर भर दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मैरीटाइम समिट की, तो जब जो भी मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि करीबन 300 MOUs की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो 300 MOUs यहाँ पर जब एग्जीक्यूट होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का जहाँ से भी जो जुड़ा हुआ है उसकी कितनी यहाँ पर जो नक्शा है वो बदलेगा। साथ ही क्योंकि ये तीसरी श्रृंखला है, मैं आपको बता चुकी हूँ, पहली जो हुई थी वो 2016 में हुई थी, तो तभी भी जो MOU साइन हुए थे उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि
कितना बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 19 देश यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो भारत ऐसे में एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभर रहा है। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के पास में क्या पोटेंशियल है। हमने अभी G20 की जो ये वर्ल्ड लीडर समिट होस्ट की है, उसमें ही हमें पता चला, विश्व को पता चला कि भारत की किस तरीके से क्षमताएँ हैं, भारत किस तरीके से कमांड रखता है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना, एग्जीक्यूशन करना, एक जो प्रॉमिस करते हैं वो उसे फुलफिल करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और वो आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 दिनों तक चलने वाली जो डिस्कशंस होंगी या दूसरी मीटिंग्स होंगी मिनिस्टर्स के साथ, सेक्रेटरीज के साथ में, तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से कल्मिनेट होगा, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, जो भारत की तरफ निगाहें लगा के देख रहा है। और साथ ही हम बात करते हैं कि अगले 25 साल में भारत अपने आप को एक विकासशील से डेवलप्ड कंट्री बनाने वाला है। तो ऐसे में मैरीटाइम जो सेक्टर है उसमें कई सारे डेवलपमेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल श्यामा, आप जो बात कह रहे हैं उसमें भारत लगातार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें वाटरवेज के माध्यम से बहुत तेज गति से काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अपने आप में गेम चेंजर साबित होगा। फिलहाल शुक्रिया श्यामा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना विधायिका के अधिकार के दायरे में है। सीजेआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। सीजेआई ने कहा कि समलैंगिकता अप्राकृतिक नहीं है, यह भारत में सदियों से है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह नहीं मान सकते कि केवल विषम लैंगिक जोड़े ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने समलैंगिक और अविवाहित जोड़ों को गोद लेने के रोकने वाले कारा विनियम की धारा 5(3) को रद्द किया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सुनिश्चित करें कि सेम सेक्स जोड़ों को पेश आने वाली दिक्कत दूर हो। सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव ना हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के दायरे के बारे में जनता को जागरूक करने के निर्देश दिया है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सारथी मौजूद हैं। विकास, महत्वपूर्ण चीज़ ये, क्योंकि जजेस की अलग अलग राय थी, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं इस पूरे फैसले को लेकर, थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। बिल्कुल आरेंद्र, यहाँ पर 5 जजेस की जो फैसले थे उसमें से 4 ने अलग अलग फैसले पढ़े और राय कुछ मुद्दों पर एक समान थी और कुछ पर अलग थी, लेकिन एक चीज़ को लेकर के सब एक राय थे कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बना सकता, नहीं गढ़ सकता। ये जो पूरा मामला है वो विधायिका के दायरे में आता है। लेकिन जब शुरुआत में जब फैसला पढ़ा गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने और जस्टिस संजय किशन कौल ने कुछ मुद्दों पर सहमति जताई और ये कहा कि हम भले ही इसको लीगलाइज नहीं कर सकते सेम सेक्स मैरिज को, लेकिन सेम सेक्स कपल को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, यानी उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए, हमको उसको स्वीकार करना होगा। और इसीलिए जो अभी आप बता रहे थे कि जो कारा गाइडलाइन है, जो बच्चा गोद लेने के लिए गाइडलाइन है, उसके प्रावधानों में अब तक जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको इसकी अनुमति नहीं थी, अविवाहित जोड़ों को इसकी अनुमति नहीं थी कि वो बच्चा गोद लें। इसी तरह से सेम सेक्स कपल्स को भी इस बात की अनुमति नहीं थी कि वो बच्चा गोद लें। जब चीफ जस्टिस ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने ये भी कहा कि विवाह करने का, जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार से ही निकलता है। लेकिन बाकी 3 जजेस यानी जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हन इस राय से सहमत नहीं थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जहाँ तक समलैंगिक जोड़ों को किसी तरह के भेदभाव से बचाने की ज़रूरत है, उसको लेकर के जब सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया तभी एक बड़ी पहल हो गई थी। लेकिन अब ये कहना कि सेम सेक्स मैरिज को एक लीगलाइज किया जाए, उसको कानूनी मान्यता दी जाए, ये संभव नहीं है। हालांकि जब सुनवाई चल रही थी आरेंद्र, तो इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से भी ये कहा गया था, सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया था कि अगर याचिकाकर्ता इस बात का हवाला दे रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, कुछ कानूनी अड़चने हैं, तो इसको लेकर के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा सकती है जो इन प्रैक्टिकल इश्यूज़ को देखेगी और इनको दूर करने के लिए उचित जो भी सुझाव होंगे वो देगी। लेकिन केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने का पूरी तरह से विरोध किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हम अपनी तरफ से कोई कानून गढ़ नहीं सकते,
स्पेशल मैरिज एक्ट में जो परिवर्तन करने की मांग की गई है वो संभव नहीं है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1969 जो कानून है वो जब बनाया गया उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। उसमें जेंडर का किसी भी तरह से उसको जेंडर न्यूट्रल रखने का कोई विचार नहीं था। तो कोर्ट ने एक तरफ कुछ मुद्दों पर सहमति जताई, कुछ हमदर्दी भी दिखाई ऐसे कपल्स को लेकर के कि उनको बराबरी के हक मिलने चाहिए, लेकिन कानून के मामले पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसके हाथ बंधे हैं और सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई जुडिशियल लेजिस्लेशन जिसकी हम बात करते हैं कि कोर्ट खुद अपने आप कानून बनाने लगे, ऐसी किसी कार्रवाई को नहीं करेगा, ऐसी किसी गतिविधि को में शामिल नहीं होगा। इसीलिए कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस के साथ, जिनमें इस कमेटी को अनुमति देने की बात है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली, इसके साथ इस मामले का यहाँ पर निपटारा कर दिया और ये साफ हो गया है कि भारत में फिलहाल सेम सेक्स मैरिज का जो कॉन्सेप्ट जिसको कानून करने की बात, कानूनी तौर पर मान्यता देने की बात कही जा रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है आज। अब विकास, अगर आम शब्दों में समझें तो अब सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के सामने जो ये पूरा मामला था, अब ये एक तरीके से यहाँ पे खत्म हुआ और वहां से अब ये विधायिका के ऊपर है कि सेम सेक्स मैरिज को अगर कानून के तहत लाना है तो अब वो विधायिका यानी कि संसद तय करे कि आखिर इस प्रकार का कानून हो सकता है या नहीं। ये स्पष्टता यहाँ से निकल के आती है। बिल्कुल आरेंद्र, यहाँ पर यही बात निकल के आती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि प्योरली ये जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, उनका डोमेन है। संसद बनाए, विधायक कोई विधानसभा बना सकती है कानून इसको लेकर के अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, लेकिन मौजूदा कानून जो हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकता। जब मामला यहाँ पर आया था आरेंद्र, सबसे पहले तो ये कहा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम और इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट में परिवर्तन करने की मांग की गई थी कि इनमें परिवर्तन कर दिया जाए, इनको जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए। जब बहस आगे बढ़ी तो इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हम पर्सनल लॉज को भी नहीं छेड़ेंगे, हमको स्पेशल मैरिज एक्ट में, विशेष विवाह अधिनियम 1969 में ही इसको जेंडर न्यूट्रल करके हमें कानूनी अधिकार दे दिया जाए। लेकिन आज यहाँ पर कोर्ट की राय बिल्कुल स्पष्ट थी कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट जो बनाया गया था उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्य कुछ और थे और इसको जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाया जा सकता। तो पूरी तरह से जो गेंद है वो विधायिका के पाले में है। विधायिका उचित समय पर जो भी कार्रवाई करना चाहेगी करेगी। जस्टिस रविंद्र भट्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी आरेंद्र यहाँ पर, इसी बात को और स्पष्ट करती है। उन्होंने ये कहा कि स्टेट या सरकार जो है वो उसने मैरिज के कॉन्सेप्ट को क्रिएट नहीं किया, उसने पैदा नहीं किया है विवाह के किसी कॉन्सेप्ट को। पहले समाज में ये कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद स्टेट ने उसको लेकर के लेजिस्लेशन बनाए। तो उनका इशारा साफ था कि ये समाज से आने वाली चीज़ है। ये सोसाइटी जब खुद इसको लेकर के मैच्योर होती है तो इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हैं। संसद को जब ये लगेगा कि समाज का पर्याप्त दबाव है, जैसा 377 के मामले भी सरकार ने ये कहा था कि वो किसी तरह के एडवर्सेरियल डिस्प्यूट में नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट में 2018 में, और सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन देगा उसको वो इम्प्लीमेंट करेगी। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सहमति दे दी थी, मूक सहमति एक तरीके से, कि वो 377 को डिक्रिमिनलाइज करने के खिलाफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर पहले दिन से केंद्र सरकार का एक स्पष्ट रुख था, स्पष्ट मत था कि विवाह जो है उसके साथ बहुत सारी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उसको लेकर के कोर्ट को इस तरह की किसी भी डायरेक्शन, कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए जिससे वो पूरी व्यवस्था बिगड़ती हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से और आम शब्दों में, आम भाषा में समझाने के लिए इस पूरे खबर के माने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आज फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 69वां संस्करण है। दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति सिने जगत के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगी। इस बार 31 फीचर और 24 नॉन फीचर श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जहां 28 भाषाओं की 280 फिल्में इस मुकाबले में शामिल हुई थी। समारोह में मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को सम्मानित किया जाएगा। प्रतिष्ठित अभिनेत्री वहीदा रहमान को सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। पुष्पा के लिए देवी श्री प्रसाद ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को और फिल्म मिमी के लिए कृति सनन को। मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता चुना गया है। रॉकेटरी नाम्बी इफेक्ट्स को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है और इसके लिए बतौर डायरेक्टर आर माधवन को भी पहली बार इस सम्मान से नवाजा जाएगा।
राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार हासिल किया द कश्मीर फाइल्स ने। इसी फिल्म के लिए पल्लवी जोशी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार गोदावरी द होली वाटर के लिए निखिल महाजन को दिया जाएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में RRR ने भी कई पुरस्कार जीते। RR को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, सर्वश्रेष्ठ गायक, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी का भी पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार हासिल किया है भाविन रबारी ने फिल्म छेलो शो के लिए। छेलो शो को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार भी हासिल हुआ है। 2021 was a year which was affected by COVID in a way, but we got a tremendous response from the film industry. We got about 280 feature films in 20 languages and several non-feature films also. So the competition was pretty stiff, and the jury has done an excellent job in picking up the best of the lot. राजीव विजयकर द्वारा लिखी किताब म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द इनक्रेडिबली मेलोडियस जर्नी को सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया जाएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने फिर ये साबित किया कि बात विषय की हो या तकनीक की, प्रसिद्धि की या दक्षता की, भारतीय फिल्में साल दर साल नए आयामों को छू रही हैं। साइमा खान के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई के एक गाने में उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी, जो आज भी जारी है। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अपनी जिंदा दिली से अपने प्रशंसकों का दिल जीत रही हैं। हमारे साथ हैं वहीदा रहमान जी, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीदा जी, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दे रहा है, दुरुस्त है, किस तरह का लगा? पहले तो मैं स्टन हो गई कि अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि उम्मीद नहीं, कोई काम में बिजी थी, तो दिल्ली से फ़ोन आया और ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा, तो पहले तो मैं चुप हो गई कि अचानक ये क्या हो गया। खैर एनीवे उसके बाद बेहद खुशी हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक यू एवरीबॉडी। इतना लंबे दौर में आप यहाँ पे काम करी, इस वक्त भी आज एक बार फिर जीने की तमन्ना है, उतनी ही सक्रियता के साथ आज भी आप जुड़ी नज़र आती हैं अपने फैंस के साथ। इसका क्या सीक्रेट है और क्या कुछ आप करने की है, क्योंकि और ज़्यादा अपने फैंस के साथ कनेक्ट कर सकें? OTT का ज़माना है, सब आपकी आजकल नज़र आ रहे हैं अलग अलग रूप में, आपका भी कुछ ऐसी तैयारी? ये जो लिरिक्स हैं, आज भी जीने की तमन्ना है, आज पर मरने का इरादा है, मेरे ख्याल से हर एक के दिल और दिमाग में ये बात होनी चाहिए। सबको जीने की तमन्ना होना चाहिए। मरने का मतलब ये नहीं कि सचमुच मर जाए, मतलब जो करना चाहते हैं उसके लिए मर मिट के जो भी कामयाबी हासिल करनी है करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब नया क्या, आजकल सब हम देख रहे हैं कि आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पे आशा पारेख, आपकी जो गर्ल गैंग है आपका, वो आज नज़र आ रहे हैं अलग अलग अवतार में, आज की जेन नेक्स्ट को कंपटीशन दे रहे हैं। आपका भी कुछ ऐसा इरादा है? मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी एंड कंटेंट व्हिच आई एम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं इस वक्त कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। राजस्थान के दो बड़े नेता आज विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी बीजेपी में शामिल हो गए।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह और बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में दोनों नेता भाजपा में शामिल हुए। विश्वराज सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 तक भारत को विकसित बनाने का है, जिसमें राजस्थान की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य राजस्थान को विकसित बनाने का है। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे। उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। मैं भवानी सिंह जी से जब बात कर रहा था तो मुझे लगा कि इकोनॉमी की साइज बढ़ाने के इनके पास बहुत आइडियाज हैं। ऐसे ही आइडियाज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी के पास है। तो मुझे लगता है कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में बहुत जो योगदान इनके आज ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में होने वाला है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र आज जारी कर दिया है। इसमें युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं सभी को साधने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। किसानों के लिए कर्ज माफी, इंदिरा किसान ज्योति जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए अपने बचे हुए एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस से लुंगलेई साउथ सीट से मेरियल एल होंगचल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले कांग्रेस ने कल ही 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। जस्टिस सिद्धार्थ ब्रदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई में जस्टिस ब्रदुल की मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। जस्टिस सिद्धार्थ ब्रदुल को 13 मार्च 2008 को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, जहां वे वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले सप्ताह बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिस खान की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उत्तराखंड के 8 गांवों को 75 साल में पहली बार सड़क कनेक्टिविटी मिली है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत चीन सीमा पर बसे हुए सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के 8 गांव पहली बार सड़क संपर्क मार्ग से जुड़ेंगे। करीब 44 किलोमीटर लंबाई की 6 सड़कों के बन जाने से 8 गांवों की आबादी के साथ सीमा पर तैनात आईटीबीपी को भी इन सड़कों का लाभ मिलेगा। अब तक 18 विभागों की 758 करोड़ रुपए की 510 योजनाओं पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मोहर लग चुकी है। चीन सीमा के पास स्थित इन गांवों के निवासी उचित सड़कों के अभाव के कारण कठिन जीवन जी रहे थे। उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग ने राज्य में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना पर काम शुरू किया है। और अब बात शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां दुर्गा के स्वरूप चंद्रघंटा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। वहीं नवरात्र के दौरान दिल्ली के लाल किले पर लव कुश रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। उधर गुजरात में नवरात्र उत्सव के अवसर पर सूरत में महिलाओं ने सिर पर मटका रखकर पारंपरिक गरबा किया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां चंद्रघंटा से देशवासियों के यश और कीर्ति में निरंतर वृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर कहा है कि साहस और शौर्य की प्रतीक मां चंद्रघंटा को बारंबार प्रणाम। मां के आशीर्वाद से देशवासियों के यश और कीर्ति में निरंतर वृद्धि हो, यही कामना है। प्रधानमंत्री ने साथ में एक वीडियो भी साझा किया है। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा हुई है। यह मंदिर कुपवाड़ा के टीटवाल में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद पहली बार इस वर्ष कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि पूजा आयोजित की गई है। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ पूजा की गई थी और अब शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भी मंदिर में पूजा के मंत्र गूंज रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि उन्हें पुनरुद्धार के बाद 23 मार्च 2023 को इस मंदिर को दोबारा खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह न केवल घाटी में शांति लौटने का प्रतीक है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लौ के फिर से प्रज्वलित होने का भी प्रतीक है। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस की शुरुआत गरीबी को खत्म करने के लिए की गई थी। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत 17 अक्टूबर 1987 से की गई थी। क्या है इस दिन का मकसद और क्यों इसे मनाते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी दिवस उन्मूलन आखिर क्यों मनाते हैं? प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का उद्देश्य गरीबी में रहने वाले लोगों और समाज के बीच परस्पर समझ और संवाद को बढ़ावा देना है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत 17 अक्टूबर 1987 से हुई। इस दिन पेरिस के ट्रोकाडेरो में 1 लाख से अधिक लोग एकत्र हुए। यहाँ तय किया गया कि गरीबी मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इन अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा हुई। इस वर्ष की थीम सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना तय किया गया है। इस वर्ष की थीम इस बात पर जोर देती है कि काम करने का सभ्य तरीका वो है जो लोगों को सशक्त बनाता है, उचित वेतन और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां प्रदान करता है और मूल रूप से मानवता को पहचानता है। अनुमान है कि वैश्विक आबादी का 7% यानी लगभग 575 मिलियन लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में फंसे हुए हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी से मुक्त हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019 से 21 की अवधि के दौरान रिकॉर्ड संख्या में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 24.85% थी, ये गिरकर 2020-2021 के दौरान 14.96% हो गई, यानी कि गरीबी के आंकड़ों में 9.89% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.27% हो गई और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% हो गई। राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, जो गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सौभाग्य योजना और समग्र शिक्षा जैसी पहल ने गरीबी कम करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। विशेष रूप से बैंक खातों तक पहुंच और पेयजल सुविधा के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त करना नागरिकों के बेहतर जीवन बनाने की सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसका अंतिम लक्ष्य सभी के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने की परिस्थितियों का निर्माण कर गरीबी का पूर्णतया उन्मूलन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने कोच्चि स्थित MS कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और रीपावरिंग के लिए 313.42 करोड़ रुपए की कुल लागत की डील की है। INS ब्यास ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत है जो भाप संचालित इंजन से डीजल प्रणोदय तक उन्नत किया जा रहा है। 2026 में मिड लाइफ अपग्रेड और रीपावरिंग के पूरा होने के बाद INS ब्यास आधुनिक हथियार सूट और उन्नत लड़ाकू क्षमता के साथ भारतीय नौसेना के सक्रिय बेड़े में शामिल हो जाएगा। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। You made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद मिड प्राइम में अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। इजराइल और हमास के युद्ध के 11वें दिन भी हवाई हमले के कारण सायरन की आवाजें लगातार सुनाई पड़ रही हैं। राजधानी तेल अवीव में हवाई हमले के कारण सायरन बजने के कारण लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट को इजराइल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। इन्हीं धमाकों की गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार यानी कि कल इजराइल का दौरा करेंगे। इस दौरान वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से लंबी चली बातचीत के बाद बाइडेन के इजराइल दौरे की घोषणा की है। ब्लिंकन ने कहा कि दौरे पर राष्ट्रपति बाइडेन गजा में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी के दौरान इजराइल के साथ एकजुटता की बात दोहराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से मिलकर ये साफ करेंगे कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. इजराइल के प्रवासी मामलों के मंत्री अमीचाई चिकली ने इजराइल का समर्थन करने के लिए भारत का आभार जताया है। We share the same values. We cherish life. We cherish good. We believe in God. We believe in human values. I want to thank the leadership of India. I want to thank the people of India for being with us, shoulder to shoulder in this fight. इजरायली सेना के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हेगरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजराइल यात्रा को रणनीतिक महत्व का बताया है। सेना के प्रवक्ता ने बाइडेन की यात्रा को पश्चिम एशिया के लिए रणनीतिक महत्व का बताते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का आने का अपना एक अलग प्रभाव होगा। इस दौरान युद्ध की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और पश्चिम एशिया में उभरती हुई अलग अलग परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी।
और इस वक्त इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच क्या कुछ स्थिति है, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त इजराइल से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज 11वां दिन, क्या कुछ आज का अपडेट, क्या उसी तरीके से रॉकेट के दागे जाने का सिलसिला आज भी जारी है? बिल्कुल, दोनों तरफ से इजरायली फौज पाउंड कर रही है टारगेट्स गाजा में, अपने हवाई गोले दाग रही है हवा से, अपने लड़ाकू विमानों से, अटैक हेलीकॉप्टर से। वहीं हमास रिटेलिएट कर रहा है रॉकेट फायर के साथ। हर 30 सेकंड पर आप मोटा मोटा मान के चलें कि फ्रीक्वेंसी पर इजराइल के किसी न किसी शहर पर एक रॉकेट गिरता है। टेल अवीव में सुबह से 2 रॉकेट्स गिर चुके हैं। जैसे आपने बताया कि सायरन्स की साउंड्स बजती हैं। मैं गाजा के साथ लगते जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ था, अलग अलग टाउन्स विजिट कर रहा हूँ। वहाँ से इवैक्यूएशंस का सिलसिला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मिलिट्री ने कंप्लीट उसको नो गो जोन घोषित कर दिया गया है। तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट अमास कर ली है। ग्राउंड ऑफेंसिव, ज़मीनी ऑफेंसिव करेंगे, कब करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये एक प्रेशर बनाने का टैक्टिक है, वो सब चीज़ें चल रही हैं। पर लड़ाई पूरे अरूज पे है इस वक्त। आरेंद्र, अमृत, समझना यही चाहेंगे क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई को लेकर एक तरीके से दुनिया सशंकित नज़र आ रही थी कि आखिर अब क्या एक ज़मीन के माध्यम से भी एक बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। दूसरा, जो राफा बॉर्डर के माध्यम से लोगों को निकलने को लेकर एक प्रयास चल रहे थे, जो ह्यूमन एड पहुंचने की बात की जा रही थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर ग्राउंड पे क्या कुछ सिचुएशन, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करना इनके लिए ये चाहेंगे, इन्होंने उसकी तैयारी कर ली है, पर उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि सिविलियन काउंट, अगर आप टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स और इन्फेंट्री लेके अंदर जाएंगे तो उससे गाजा में जो हमास मिलिटेंट्स हैं वो तो कहीं से, वो तो गुरिल्लाज हैं बेसिकली, वो कोई रेगुलर फौज तो है नहीं। वो ऑपरेट कहीं से करते हैं, अस्पताल से करेंगे, स्कूल से करेंगे, अपनी सेमिनरीज से करेंगे, हॉस्टल्स से करेंगे, तो सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ बहुत होंगी। वो इनके माइंड पे वे कर रहा होगा। अगर इजरायलियों को नहीं भी फर्क पड़ता कोई, उनका दुनिया को पड़ता है। जब वो टेलीविजन पे इमेजेस चलेंगी बच्चों की, महिलाओं की, सिविलियंस की मरने की, अभी 3000 से ऊपर काउंट है, अगर 10,000 होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर ये कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको? दुनिया इनके साथ कैसे खड़ी रहेगी? अभी इनके साथ सहानुभूति है क्योंकि इनके ऊपर अटैक हुआ है, तो ये सब इनको फैक्टर इन करना पड़ेगा। हॉस्टेजेस का क्या होगा अगर उन्होंने कत्ल करने शुरू कर दिए? फॉरेन नेशनल्स हैं उनमें, अमरीकी हैं, क्या अमेरिका अलाउ करेगा अपने नेशनल्स के होते हुए इजराइल को कि आप जाएं और ये कर दें? और हमारे नेशनल जो बाइडन अपनी पॉलिटिक्स अपने मुल्क में कैसे चलाएंगे कि आपने 20 अमरीकी मरने दिए? तो ये सब चीज़ें हैं जो इनके माइंड पे वे अपॉन कर रही हैं ग्राउंड ऑफेंसिव की। कल जो बाइडन यहाँ आ रहे हैं, देखना ये होगा कि किस तरह का उससे आउटकम निकलता है। आपने राफा बॉर्डर की बात की। राफा इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ इनका एक क्रॉसिंग है, वो कल खोलने की बात हुई थी, थोड़ी देर के लिए खुला भी था, उसके बाद इजराइल ने मिसाइल अटैक्स कर दिए, बंद हो गया। ह्यूमैनिटेरियन एड के कोई ट्रक्स अंदर नहीं जा पाए। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। अब हो सकता है कि जब जो बाइडन आए और कुछ बीच का रास्ता निकले, ये कुछ विंडो दें सीज फायर की, हालांकि ये अभी सीज फायर करने के मूड में है नहीं, पर तो ह्यूमैनिटेरियन एड के या अगर वहाँ से फॉरेन नेशनल्स के निकलने पर कोई राजीमंदी बनती है तो वो अनाउंस किया जा सकता है। एसेंशियली वो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट लेके आ रहे हैं। पर एंटनी ब्लिंकन की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें कि दे हैव द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, तो वो इनको भी समझा रहे हैं कि देखें, हम समझते हैं कि आपके लिए मिलिट्री ऑपरेशन कितना जरूरी है, पर ये भी देख लें कि उसका फॉल आउट सिविलियन और हॉस्टेजेस और जो लोग फॉरेन नेशनल्स वहाँ फंसे हुए हैं उन पर कितना है। जी अमृत, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा कल संभावित है और ऐसे में वहाँ के विदेश मंत्री 6 अरब मुल्कों में गए, इजराइल में लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये जो तमाम ग्राउंड वर्क है, इससे क्या कुछ बनता निकलता दिखाई पड़ रहा है? उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, अरबी मुल्क ये चाह रहे हैं कि ये जंग बंद हो, उनको फ़िलिस्तीनियों की फ़िक्र है। अरबी मुल्कों, अगर आप एक दो को छोड़ दें, अरबी ईरान तो पर्शियन मुल्क है, ईरान को छोड़ दें, उनकी हमास के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, सऊदी की कोई सहानुभूति नहीं है। उनको फ़िलिस्तीनियों की फ़िक्र है, या उनकी जो स्टैंड है वो प्रो फ़िलिस्तीनी है, ट्रेडिशनली वो स्टैंड रहा है, तो वो जंग रोकना चाहेंगे। इजराइल जंग रोकने के मूड में है नहीं। तो एंटनी ब्लिंकन, इनके विदेश मंत्री अमेरिका के, दोनों साइड से बात करके ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक एस्केलेट ना करे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में, दूसरे प्लेयर्स ना इसमें जुड़ें, क्योंकि फिर तो बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सिचुएशन। दूसरा, वो चाह रहे हैं कि जो अरबी मुल्क की ह्यूमैनिटेरियन एड तो परमिट करें आप अंदर जाने के लिए, ना वहाँ दवाइयाँ हैं, ना वहाँ ईंधन है, ना वहाँ खाना है, हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इवॉल्व कर रहा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एन एबिस। तो आप वहाँ मतलब जहन्नुम है, लिविंग हेल है, तो उसको ईज आउट करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं एंटनी ब्लिंकन, और अब जो बाइडेन अपना पॉलिटिकल वेट लेके आ रहे हैं कि शायद बेंजामिन नेतन्याहू अगर ब्लिंकन की नहीं सुनते तो बाइडेन की तो सुने कम से कम। जी अमृत, बहुत शुक्रिया, और आप अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि एक एक्टिव वॉर जोन है और ऐसे में वहां से रिपोर्टिंग करना अपने आप में किसी प्रकार से खतरे से खाली नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेल के मैदान से क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या कुछ बड़ी बातें खेल के मैदान से अगर की जाए तो? शुक्रिया आरिंद। और खेल के मैदान में सीधे चलेंगे क्रिकेट के मैदान पर, जहां पर वर्ल्ड कप में, वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड की टीम आमने सामने है। ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने 2-2 मुकाबले खेले हैं। बात अगर दक्षिण अफ्रीका की करें तो ये टीम श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराकर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अंक तालिका में अंतिम पायदान पर स्थित नीदरलैंड को अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। ऐसे में नीदरलैंड की नज़र टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल करने पर होगी। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे के साथ मैदान पर उतरी। और चीन के हांगझू में आयोजित हुई एशियाई खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले किशोर जैना को ओडिशा सरकार ने सम्मानित किया। 19वें एशियाई खेलों में किशोर जैना ने 87.54 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता, जिसके साथ ही उन्होंने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। हम यही सोच रहे हैं कि पेरिस में अपना परफॉर्मेंस है पर्सनल बेस्ट करें। कोई ऐसा मार्किंग है नहीं, बस पर्सनल बेस्ट करेंगे तो शायद मेडल भी आ सकता है, या जैवलिन 90 भी टच कर सकता है। तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं, बस यही कोशिश रहेगा कि अपना पर्सनल बेस्ट हो। ओलंपिक्स के पहले 2-4 कॉम्पिटिशन खेलना है, क्योंकि कुछ गलती हो रहा है जो उसको ओलंपिक में सुधार सकते हैं, इसलिए 2-4 कॉम्पिटिशन खेलेंगे और यूरोप कंट्री में और डायमंड लीग वगैरह 2-4 खेलेंगे। वहीं ओडिशा के खेल मंत्री तुषार कांति बेहरा ने एशियन गेम्स में किशोर जैना के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के प्रयासों की बदौलत देश ने खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि खेलों को लेकर भारत सरकार की नीतियों की वजह से ही खिलाड़ी एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने में सफल हुए। कुछ सालों में हमारे इंडियन स्पोर्ट्स काफ़ी डेवलप हो गया है। अब पहली बार एशियन गेम्स में 100 के ऊपर मेडल लेके आए हैं, और ऐसे ऐसे खेलों में मेडल लेके आए हैं क्योंकि हम कभी पहले ध्यान इतना दे नहीं रहे थे। जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट, साई के इन्वॉल्वमेंट कई वर्षों में काफ़ी अच्छा रहा है, डीपली सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उड़ीसा में आप देख ही रहे हैं कि हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक सर के ब्लेसिंग से यहाँ भी काफ़ी स्पोर्ट डेवलप हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की, जहां यूरो चैंपियनशिप 2024 के क्वालिफायर में पुर्तगाल ने बोस्निया हर्जेगोविना को 5-0 से हरा दिया। सोमवार देर रात खेले गए इस मुकाबले में पुर्तगाल ने बोस्निया के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाते हुए पुर्तगाल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। उन्होंने 5वें मिनट में मिली पेनल्टी को गोल में तब्दील करके पुर्तगाल को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद दूसरा गोल उन्होंने फेलिक्स के पास पर 20वें मिनट में दागा।
इसके बाद टीम की तरफ से अन्य गोल ब्रूनो फर्नांडिस, कैस्लो और फेलिक्स ने दागे। पुर्तगाल की टीम ग्रुप एफ में 32 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। यूरो चैंपियनशिप 2024 क्वालिफायर में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में नीदरलैंड्स ने ग्रीस को 1-0 से हरा दिया। रोमांचक मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मुकाबले के दूसरे हाफ के खत्म होने तक भी दोनों टीमों की तरफ से कोई गोल नहीं हो पाया। हालांकि मैच के आखिर में मिले अतिरिक्त समय में वर्जो वन डाइच ने नीदरलैंड्स के लिए पहला गोल कर टीम की जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड्स की टीम ग्रुप बी में दूसरे पायदान पर पहुंच गई। तो आयन, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम खेल की खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खेल की इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।